गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूँ स्नेहा वर्मा। मैं एक डाइटिशियन हूँ, कंसल्टेंट डाइटिशियन। मैंने बीएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में किया है और एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में किया है। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी आस्था फाउंडेशन के पेज को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, आस्था फाउंडेशन वाले लोग में, ताकि मैं अपने अपना नॉलेज आपसे शेयर कर सकूं। आज मैं आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स वह एक नाप है जिसे आप बता सकते हैं, एक इंडेक्स है जिससे आपको पता लगाया जाता है कि किसी खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट कितनी देर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसे हम वैल्यू में भी बोल सकते हैं कि आपको 0 to 100 में रखा गया है। जैसे किसी खाने में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, किसी खाने में कम होता है, तो हमें ये डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। जैसे किसी को डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ हो या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ हो। टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन बहुत कम मात्रा में बनता है या फिर नहीं बनता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये सब में टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें के बारे में जानना। कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको, जैसे आपके डॉक्टर्स या फिर डाइटिशियंस ने बोला होगा या आप सुने होंगे, आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको कम या लो मात्रा में खाना चाहिए। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत सारे खाने में ज़्यादा मात्रा में होता है, किसी में कम मात्रा में होता है। जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, हम जैसे ग्लूकोज लेने के बाद तुरंत बाद हमारा जो शुगर लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो वैसे ही है, जैसे बहुत सारा खाना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे खाने में कम रहते हैं, बहुत सारे खाने में ज़्यादा। जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपके हो गया जैसे चीनी, और जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आप बता सकते हैं जैसे चावल, रोटी। तो बहुत सारे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी में, जिसमें अगर ज़्यादा है तो उससे आपका शुगर लेवल तुरंत बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल कुछ खाने की मैं बात करूं, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका 81 होता है। और जैसे है आपका बिस्किट्स, जो भी आप बिस्किट्स खा रहे हैं, जैसे व्हीट बिस्किट्स है एंड मल्टीग्रेन बिस्किट्स है, सबके आप पैकेट्स में इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं कि उसमें कितना शुगर लेवल है, उससे आपको पता चलेगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेंगे तो उसमें आपका जो शुगर लेवल है बहुत धीरे धीरे राइज होगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब हो गया कि जैसे फाइबर युक्त, जैसे कि फाइबर युक्त हमें व्हीट लेना चाहिए। और या फिर आप मल्टीग्रेन आटा आप अपने इंक्लूड कर सकते हैं डायबिटीज़ में शुगर को कम करने के लिए। जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, चना मिलाकर आप रोटी बना सकते हैं। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीग्रेन में कम रहता है अगर आप कंपेयर करें सिर्फ केवल आटा के आप बनाए रोटी तो। और जहाँ तक मैं बात करूँ ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं डायबिटीज़ में। जैसे कि बहुत लोग ओट्स पसंद करते हैं और उसको हेल्दी मानते हैं। तो ओट्स भी बहुत तरह के होते हैं, रोल्ड ओट्स एंड स्टील कट ओट्स। तो जो स्टील कट ओट्स रहता है वो ज़्यादा हेल्दी है एज कंपेरिजन टू रोल्ड ओट्स। रोल्ड ओट्स में जैसे इंस्टेंट पॉरिज जो हमारा बनाया जाता है, इंस्टेंट आपका ओट जो सीरियल मिलता है आपका पैकेट के फॉर्म में, जो आप बना लिए और तुरंत 2 मिनट में वो मैगी की तरह 2 मिनट में वो बन जाता है। लेकिन वो हमें ये जानना है कि वो कितना हेल्दी है। ओट्स तो जान लेते हैं कि हम बहुत हेल्दी है ओट्स, लेकिन ओट्स में भी होता है कि स्टील कट जो ओट्स होते हैं उसे कुक करने में, बनाने में बहुत उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो स्टील कट ओट्स ज़्यादा हेल्दी है एज़ कंपैरिजन टू आपका इंस्टेंट ओट्स। फिर मैं बात करना चाहूँगी ब्रेड के। ब्रेड भी बहुत लोग जैसे मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि वाइट ब्रेड नहीं लेना है तो हम ले लेते हैं ब्राउन ब्रेड ले लेते हैं। तो वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स में अंतर नहीं है। जैसे वाइट ब्रेड में आपका अगर 73 है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो आपका ब्राउन ब्रेड में 72 है। ऐसे ही कुछ फ़र्क रहता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप चूज़ मल्टीग्रेन ब्रेड आप चूज़ कर सकते हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड आपका काफ़ी हेल्दी रहेगा।
और जैसे मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो फ्रूट जितना ज़्यादा राइपनेस है, उसमें जितना ज़्यादा पका हुआ फल है, उसमें उतना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। और जैसे है कि जैसे आपको एप्पल जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मैं बात करूँ तो ग्लाइसेमिक लोड भी होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड वो होता है जिसमें हम लोग पोर्शन कंट्रोल कंट्रोल करके देते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास गए या डाइटिशियन के पास गए, वो हमें हमें बताते हैं कि कितने अमाउंट में हमें खाना है। जैसे आपको अगर बोला गया आपके शुगर लेवल को देखते के हिसाब से आपको एक एप्पल खाना है, तो आप जानते हैं कि इसमें शुगर लेवल कम है और आप 2 या 3 एप्पल खा लेते हैं, तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो आपको पोर्शन कंट्रोल में भी चलना है। जैसे और मैं बात करूँगी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, जैसे है आपका आप जैसे लेग्यूम्स अगर लेंगे, लेग्यूम्स यानी जैसे सोयाबीन, लेंटिल्स, दाल, अंकुरित चना, मूंग, ये सब अगर आप लें तो फिर आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे चिकपी, जैसे जो काबुली चना होता है, उसकी मैं बात करूँ तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स केवल 28 होता है। सोयाबीन सोयाबीन 16। और जैसे आप कॉर्न भी सुने होंगे कि कॉर्न में भी शुगर ज़्यादा होता है, तो तो वो जो पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न में भी 65 to 70 आपका ग्लूकोज लेवल रहता है। अगर आप वाटरमेलन खाएं तो वाटरमेलन में 76 है ग्लूकोज लेवल। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फल बिल्कुल भी नहीं खाना है, फल जितना पका रहता है उतना ज़्यादा उसमें शुगर लेवल रहता है। लेकिन आप बहुत सारा फल खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि वाटरमेलन अगर आप ले तो वाटरमेलन में शुगर लेवल तो ज़्यादा होता है, लेकिन आप पोर्शन कंट्रोल करके ले सकते हैं ताकि उसका ग्लाइसेमिक लोड है जो है वो हमारा ना बढ़े, ताकि शुगर लेवल हमारा मेंटेन रहे। और जहाँ तक मैं फ्रूट्स की बात करती हूँ, तो जैसे है पाइनएप्पल, पपाया, फिर ऑरेंज, चीकू, ऑरेंज, ये सब आप सही मात्रा में ले सकते हैं। और बहुत सारे खाने में जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहता है, जैसे कि चीकू, लीची, बनाना, ये सारे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहता है। तो ये सब भी आप ले सकते हैं आपके शुगर लेवल को देखते हुए। जैसे शुगर लेवल आपका फास्टिंग जैसे होना चाहिए, आपका 110 तक फास्टिंग लेवल नॉर्मल रहता है। और खाना खाने के बाद आपका खाना खाने के 2 घंटे के बाद पोस्ट प्रैंडियल जिसे हम बोलते हैं, वो रहता है 140 तक रहना चाहिए। तो वो आपका अगर शुगर लेवल आपका नॉर्मल लेवल HbA1c जैसे नॉर्मल आता है आपका 6.5, तो अगर आपका HbA1c अगर नॉर्मल लेवल चल रहा है, तब फिर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने खाने में खान पान को अपना मैनेज कर सकते हैं। ग्लाइसेमिक जिसमें अगर शुगर लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, तब फिर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट उसमें लेना होगा। और अगर आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। जी, डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को इन सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, डायबिटीज़ में बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज भी करें। अगर आप एक्सरसाइज की मात्रा करें डेली, आप जैसे आस्था फाउंडेशन बोलते हैं कि वॉक फॉर लाइफ, अगर आप डेली वॉक करें, डेली 1 घंटा ही आप वॉक करें, तो आपका काफ़ी ग्लाइसेमिक इंडेक्स और शुगर में भी काफ़ी सुधार आ सकता है। शुगर लेवल में आपका शुगर लेवल भी डाउन होगा। जैसे आप मान लीजिए कि आप रोटी अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं, 2 या 4 रोटी खाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं, 5 मिनट या 10 मिनट भी नहीं चल पा रहे हैं, तब तो आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मात्रा में लेनी चाहिए। अगर आपका एक्सरसाइज लेवल ज़्यादा है, 1 घंटा, या फिर आप जिम को टाइम देते हैं, या फिर 1 घंटा सिंपली वॉक करते हैं, तो फिर आप कार्बोहाइड्रेट लेवल थोड़ा बढ़ा सकते हैं अपने शुगर लेवल को ध्यान में रखते हुए। और मैं क्वेश्चंस की वेट कर रही हूँ, किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछें। ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हैं शुगर वाले? जी रायना रायना जी, मैं बताना चाहती हूँ कि शुगर वाले बहुत सारे ऑप्शंस ले सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका शुगर लेवल कितना रहता है? अगर आपका
140 टू 120 तक अगर आपका शुगर लेवल है तो आप आराम से 3 रोटी तक खा सकते हैं। 3 रोटी साथ में हरी सब्जी, अगर दही ले ले तो बहुत अच्छा है। अगर दोपहर की मैं बात करूं तो दोपहर में अगर आप दाल चावल मिला कर लें या फिर नाश्ते में आप दाल और रोटी मिला कर लें तो आपका काफ़ी अच्छा वो हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट या आपका 160 रहता है। तो आप ब्रेकफास्ट में बहुत सारा ऑप्शन ले सकते हैं। आप 3 रोटी ले लीजिए, 3 रोटी साथ में कोई भी ग्रीन सब्जी, साथ में सैलड, या फिर आप रोटी को आप दही के साथ ले सकते हैं, रोटी को आप दाल के साथ ले सकते हैं। और आप रोटी नहीं खाना चाहते तो मूंग दाल आप यूज़ कर सकते हैं। मूंग दाल या फिर कोई सा भी दाल का चिल्ला आप बना लीजिए, ओट्स का चिल्ला बना लीजिए। अंडा भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपका बीपी का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, बीपी आपका नॉर्मल रहता है, वज़न आपका नियंत्रित रहता है, तो फिर आप पूरा अंडा, एक होल एग आप यूज़ कर सकते हैं। होल एग के साथ आप ऑमलेट बना लें, या फिर आपका अगर वज़न आपका ज़्यादा है तो आप एग वाइट यूज़ करें, एग वाइट ऑमलेट आप बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स कितना खाना चाहिए? ड्राई फ्रूट्स में आप डिपेंड करता है कि आपका शुगर लेवल कितना है, तो फिर आप ड्राई फ्रूट्स मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आलमंड्स एंड वॉलनट आप सुने होंगे, सारे डॉक्टर्स भी आपको रेफ़र करते होंगे कि बहुत काफ़ी हेल्दी है। तो ड्राई फ्रूट्स में आपका आलमंड्स आप 5 पीस आराम से ले सकते हैं सोक करके, और वॉलनट आप 2 to 3 पीस आराम से ले सकते हैं। वो आपका नॉर्मल लेवल है। राइस अमाउंट क्या होना चाहिए, वाइट राइस या ब्राउन राइस? जी, मैं बोलना चाहूँगी वाइट राइस एंड ब्राउन राइस में बिल्कुल वाइट राइस में ज़्यादा मात्रा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू ब्राउन राइस। लेकिन वाइट राइस क्या होता है, हमारे खाना में बहुत जल्दी हमारी बॉडी में बहुत जल्दी वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत जल्दी वो पच जाता है। इसीलिए वाइट राइस अच्छा होता है। वाइट राइस में प्रेफर करूँगी कि आप उसना चावल लें, बॉयर जिसे पैर बॉइल्ड राइस भी कहते हैं। उसना चावल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्दी है। अब ब्राउन राइस जो है वो पचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ब्राउन राइस से, तो आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को पचने में प्रॉब्लम होता है, बहुत टाइम लगता है वो ब्राउन राइस। तो फिर आप वाइट राइस भी खा सकते हैं। ऐसे आप उसना चावल आपके लिए सेफ है। उसना चावल आप 100 ग्राम कुक्ड आप खा सकते हैं, रायना जी। जी, और किन्हीं का क्वेश्चन? जी, पाचन शक्ति कमज़ोर रहता है तो कौन सी चीज़ें खाने पाचन शक्ति ठीक करती हैं? तो मैं पाचन शक्ति के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि बहुत लोगों को गैस फॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिपेशन, ये लेवल में शुगर के लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो कॉन्स्टिपेशन जिन्हें भी रहता है, मैं सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि सुबह उठ के वो सबसे पहले वो पानी पिएं, ताकि वो बॉडी जो है वो आपका अल्कलाइन हो। अल्कलाइन फूड्स के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगी। जैसे क्या होता है कि सुबह सुबह जैसे हम लोग उठते हैं, हम लोग जितना एक्सरसाइज नहीं करके हम लोग खाना खाते हैं, तो हमारा जो खाना है जो हम लोग खाए हैं वो हमारा ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारा कॉन्स्टिपेशन एंड गैस फॉर्मेशन होने लगता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप फाइबर युक्त खाना खाएं, रेशा युक्त खाना खाएं। जैसे कि आप सलाद खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे नेचुरल प्रोबायोटिक आप खाना में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दही। दही भी पाचन के लिए काफ़ी अच्छा है। और हमें खाना खाकर, ऐसा नहीं है कि खाना खाना हम 2 रोटी ही डॉक्टर बोले हैं, तो उसके बाद भी बहुत लोगों को गैस की परेशानी होती है कि आप 2 रोटी ही खा रहे हैं फिर भी गैस हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि डेली आपको एक्सरसाइज करना है। डेली आप अपने को टाइम दें, डेली अपने टाइम शेड्यूल से 1 घंटा निकालें, जिससे कि आप 1 घंटा वॉक करें या एक्सरसाइज करें, ताकि आपका पाचन जो है, पाचन क्रिया वो आपका नॉर्मल हो जाए। उसके बाद आप आराम से सारा खाना खा सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है? राइस कितना अमाउंट में होना चाहिए ये, और मैं अगले 5 मिनट में वाइंड अप करूंगी, तो किन्हीं को अगर क्वेश्चन करना है 5 मिनट में तो आप पूछ सकते हैं।
किन्हीं का क्वेश्चंस है कुछ? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक, एक प्रश्न है, क्या डायबिटीज़ में भर पेट भोजन करना चाहिए या थोड़ा थोड़ा? भर पेट इसके ऊपर बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि बहुत लोग डाइटिशियन के पास या डॉक्टर के पास गए हैं। सबसे पहले वो ये समझ लेते हैं कि अगर उन्हें डाइट बताया गया है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परहेज में रहना होगा और खाना कम खाना होगा। और डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमें भूख काफ़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर हो जाता है। इसी कारण हमें भूख काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें भूखे पेट रहना है, हमें हेल्दी ऑप्शन ढूंढना है। जैसे कि आप रोटी खा रहे हैं, तो रोटी के साथ आप दाल ले लें, 2 कटोरी दाल ले लें, 2 तरह की सब्जी ले लें, सैलेड ले लें, रायता ले लें, ताकि आपका पेट भी भरा रहे और शुगर लेवल भी ना बढ़े। ब्रेकफास्ट में फ्रूट लिया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। सुशील जी, मैं आप बताना चाहूँगी कि ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स बिल्कुल लिया जा सकता है। ब्रेकफास्ट में नहीं नहीं नहीं, ब्रेकफास्ट में नहीं लिया जा सकता है। ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद लिया जाता है फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट जो है काफ़ी जल्दी हमारा पच जाता है, काफ़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो फ्रूट्स हमें नाश्ते के 1 घंटे के बाद ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और खाली पेट ना ले तो ज़्यादा बेटर है। डायबिटीज़ में खाली पेट में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। मिल्क ले सकते हैं क्या? हाँ, मिल्क, जी बिल्कुल, शुगर लेवल में मिल्क आराम से ले सकते हैं। लेकिन मिल्क लेने का ये है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन में तो ले सकते हैं मिल्क। मिल्क से अच्छा आप दही ले सकते हैं। और मिल्क अगर आप रात में सोने के टाइम अगर आप मिल्क ले तो वो काफ़ी अच्छा है। आप हल्दी डाल के ले सकते हैं, या फिर शुगर फ्री कोई अच्छा वे प्रोटीन अगर आपके पास है तो वो आप डाल कर ले सकते हैं मिल्क। लेकिन अगर किसी को लूज मोशन है तो उसमें मिल्क नहीं लेना चाहिए। मैम, लेग में झंझनाहट रहे तो क्या करे शुगर पेशेंट? लेग्स में क्या होती है कि अमृता जी, मैं बताना चाहूँगी कि क्या होता है, शुगर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में जैसे आपका न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड रेटिनोपैथी, जैसा कि आपके डॉक्टर्स में अगर आपको बताया होगा तो न्यूरोपैथी में क्या होता है कि हमारे नर्व्स में प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे पैर में, हाथ में, हाथ के यहाँ तलवे पे आपका टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे चुभन जैसा हो जाता है या फिर जलन हो जाता है, पैर के तलवे में जलन हो जाता है। तो इसके लिए हमारे डाइट में हम अगर प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें, दाल की मात्रा, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग ले सकते हैं आप, अंडे की मात्रा ले सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है। आप पैर की झंझनाहट में ले सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स मेडिसिन भी आपको प्रेस्क्राइब करते हैं इसके लिए, बहुत सारे। मैं 1-2 मेडिसिन के बारे में तो मैं तो डाइटिशियन हूँ, फिर भी मैं मेडिसिन 1-2 के बारे में बताना चाहूँगी। न्यूरोबिन फोर्ट इसके लिए काफ़ी अच्छा डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं, वो अच्छा है नर्व्स के लिए। नर्व्स के लिए वैसे आप कर सकते हैं, जैसे बैलेंस डाइट आप लें तो वो बहुत अच्छा है। आयुर्वेदिक दवाई कौन सी अच्छी है? जी, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर तो नहीं हूँ, तो मैं दवाई के बारे में नो कमेंट्स मैं बता नहीं पाऊँगी। और मैं सजेस्ट करूँगी कि वेद में ज़्यादा ना जाकर आप एलोपैथ में जाएं, डायबिटीज़ के लिए स्पेशली, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हुए हैं जो आयुर्वेदिक में दिखा कर आते हैं तो ठीक रहता है शुगर। क्योंकि आयुर्वेद में क्या होता है, बहुत सारे केसेस में वो एक ही तरह की दवा देते हैं, एक लेकिन शुगर लेवल में हर केस में हम लोग एक तरह की मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। जैसे किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, किसी का घटा हुआ है, बहुत ऐसे सारे हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जैसे हमें जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, उन्हें भी हम सारे को एक जैसा दवा, नथिंग फिट्स फॉर ऑल, मतलब सेम डज नॉट फिट्स फॉर ऑल। एक दवा हम सारे को नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं डाइटिशियन हूँ तो मैं ये बताना चाहूँ कि एक खाना, एक आहार सबको हम लोग नहीं दे सकते। वो शुगर लेवल देखना पड़ता है कि शुगर लेवल बढ़ा है, घटा है, कैसा कंडीशन है, उसके हिसाब से हम वो मैनेज करेंगे। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई अच्छे आप डायबिटोलॉजिस्ट से मिले, अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो आपको सही सजेस्ट कर पाएंगे कि कौन सा मेडिसिन आपको लेना चाहिए। आयुर्वेद में बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी इसके लिए। और साइड इफ़ेक्ट, जहाँ तक बात है, साइड इफ़ेक्ट तो होता नहीं, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल है कि आप अचानक से आपका शुगर लेवल घट सकता है, अचानक से आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसीलिए आयुर्वेद तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी। जी, और कोई क्वेश्चन?
किन्हीं को और कुछ अगर पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। डायबिटीज़ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर कोई पेशेंट्स इंसुलिन पे हैं तो उस इंसुलिन पे भी आपका डाइट का बहुत बड़ा रोल है कि आप कौन से तरह के इंसुलिन ले रहे हैं, डॉक्टर्स कौन से आपके प्रेस्क्राइब किए हैं, शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, उसके अकॉर्डिंग भी आपका डाइट फिक्स होगा। जैसे बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है हाइपोग्लाइसीमिया का। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि शुगर अचानक से काफ़ी लो हो जाता है, 70 से घट जाता है, किसी का 60, किसी का 39, किसी का 40 तक आ जाता है। तो उसमें भी हम लोग खान पान को मैनेज करते हैं। वो हम लोगों को सबसे पहले एक डायरी बनाना होगा, डाइट डायरी बनाना होगा, और साथ में आपका शुगर लेवल का भी डायरी बनाना होगा। आप SMBG सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज कर सकते हैं, खुद से खुद का ब्लड चेक कर सकते हैं। उसमें आपका पता चलेगा कि शुगर लेवल कितना है। आपको पता लगाना होगा कि किस समय आपका घट रहा है शुगर लेवल। अगर आपका शाम के समय घट रहा है तो शाम का समय या दोपहर का खाना खाना कुछ वैसा खाना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड है। जैसे आप वैसे केस में आपको बहुत सारे फूड में ये दी जाती, जैसे चावल भी आप दे सकते हैं, उसमें आलू भी दे सकते हैं अगर आपका शुगर लेवल घट रहा है तो। आधी आधी में दर्द को क्यों रहता है स्पेशली चलते वक्त? एड़ी में दर्द, ओके। एड़ी में दर्द क्या होता है कि डायबिटीज़ में भी, और ऐसे डायबिटीज़, मैं आपका एज भी जानना चाहूँगी रायना जी कि आपकी एज क्या है? तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि बहुत लोगों को पैर में दर्द, घुटने से नीचे पैर में दर्द, वो भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो उसमें आपका विटामिन डी ज़रूर चेक करवाएं। अगर विटामिन डी आपका अगर कम है तो आप खाने में नेचुरल सोर्स, आप 60 आपकी एज है तो आपके एज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि आपके एज के अकॉर्डिंग भी आपका कैल्शियम लेवल घट जाता है। आफ्टर 45 ईयर्स ही कैल्शियम का डिपोजिशन वो घटने लगता है। और लेडीज़ में आफ्टर मेनोपॉज कैल्शियम कम मात्रा में मिलने लगता है, तो उसके कारण पैर में दर्द होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत लोगों का क्या होता है कि एक्सरसाइज नहीं करने से भी पैर में दर्द होता है, तो आप एक्सरसाइज कीजिए जितना आपसे हो पाए। 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए। 1 घंटा होता है अगर आपसे तो 1 घंटा कीजिए, एक्सरसाइज से शुरू कीजिए। और आप खाने में कैल्शियम, दूध, दही, छेना अच्छे मात्रा में लें, तो इससे आपकी ज़रूर पैर का जो दर्द है वो ज़रूर, एड़ी का जो दर्द है ज़रूर कम होगा। अगर आपका विटामिन डी लेवल कम है तो आप विटामिन डी की अलग से टैबलेट्स डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आप ले सकते हैं। और आप सुबह का जो हल्का धूप है उस पर भी आप जा सकते हैं, 10 से 15 मिनट आप वॉक करें, वो भी काफ़ी अच्छा है, विटामिन डी आपको मिलेगा। क्योंकि नेचुरल जो है सोर्स विटामिन डी का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। जैसे फ़िश भी बोलेंगे तो फ़िश, सैल्मन, और ये अंडे में भी विटामिन डी रहता है, अंडे के यॉक में। काफ़ी कम फूड प्रोडक्ट्स में विटामिन डी प्रोडक्ट्स रहते हैं, इसीलिए आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि विटामिन डी टैबलेट्स ज़्यादा प्रेफर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं आस्था फाउंडेशन को मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपने नॉलेज शेयर कर सकूँ, और मैं आपका क्वेश्चंस अटेंड कर सकूँ। और किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।